एक तपस्वी संत जब ध्यान में लीन बैठा था, तभी अचानक उसकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। एक ऐसी विशाल समुद्री लहर उठी जिसने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को भी डुबो दिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि प्रलय का समय आ चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह जरा भी घबराया नहीं, बल्कि पूरी शांति के साथ मृत्यु की घंटी बजाने लगा। यही वो रहस्यमयी संकेत था जिसे पूरी मानवता अब तक अनजाने डर के रूप में माया सभ्यता की भविष्यवाणी के नाम से जानती थी। असल में इस विनाश के संकेत बहुत पहले साल 2009 में ही मिलने शुरू हो चुके थे। उस समय भारत के एक वैज्ञानिक ने यह खोज की कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा सौर तूफान आ चुका है। इस तूफान ने अब तक की सबसे तीव्र न्यूट्रिनो प्रतिक्रिया पैदा की, जिससे पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगातार बढ़ने लगा। धरती के भीतर से उठती यह गर्मी धीरे धीरे इतनी खतरनाक हो गई कि एक दिन यह पूरी मानव जाति को जिंदा ही उबाल सकती थी। जब यह खबर अमेरिकी वैज्ञानिक एड्रियन तक पहुंची, तो वह बिना समय गंवाए तुरंत वॉशिंगटन लौट आया। उसका मकसद था व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एनेशियस से मिलकर इस खतरे की जानकारी देना। लेकिन उसे गेट पर ही रोक लिया गया क्योंकि उसने फॉर्मल कपड़े नहीं पहने थे। अंदर उस समय एक चैरिटी डिनर चल रहा था जहाँ अमीर लोगों से दान लिया जा रहा था। यहाँ तक कि भीख मांगने के लिए भी सूट बूट जरूरी था। काफी मशक्कत के बाद एड्रियन एक सूट का इंतजाम करके अंदर घुसने में कामयाब हुआ। उसने एनेशियस को ढूंढकर धरती के विनाश की खबर देने की कोशिश की, लेकिन पहले तो उसने उसे इंतजार करने को कहा। एड्रियन इस बात पर भड़क गया। वह 20 घंटे की फ्लाइट लेकर यहाँ सिर्फ बेमतलब की बातें सुनने नहीं आया था। आखिरकार उसकी जिद के आगे एनेशियस ने रिपोर्ट देखी और जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बिना देर किए वह एड्रियन को लेकर सीधे राष्ट्रपति के पास पहुंचा। इस गंभीर मुद्दे पर अमेरिका ने पूरे 1 साल तक चर्चा की और फिर फैसला लिया कि इसे G8 सम्मेलन में दुनिया के सामने रखा जाएगा। जब सभी बड़े देशों के नेता एकत्र हुए तो शुरुआत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अनुवादक को साथ रखने की बात कही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ मना कर दिया क्योंकि सभी अंग्रेजी ही बोलते थे तो दिखावे की जरूरत नहीं थी। जब सभी बाहरी लोग कमरे से बाहर चले गए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना किसी घुमाव के साफ शब्दों में कहा, दुनिया खत्म होने वाली है। उसने यह भी बताया कि अमेरिकी वैज्ञानिकों की वजह से ही यह जानकारी समय रहते सब तक पहुंच पाई। हालांकि जिसने सबसे पहले इस खतरे को पहचाना था, उस भारतीय वैज्ञानिक का जिक्र तक नहीं किया गया। इस खुलासे के बाद दुनिया के 8 सबसे ताकतवर नेताओं ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई, नोआ का जहाज बनाने की, जिससे मानव जाति को बचाया जा सके। इसके लिए जगह चुनी गई चीन के तिब्बत में स्थित छूमिंग घाटी, जो समुद्र तल से करीब 4000 मीटर ऊंचाई पर है। इस इलाके को खाली कराया गया और कुछ चुनिंदा मजदूरों को वहीं रोककर गुप्त रूप से इस विशाल जहाज का निर्माण शुरू किया गया। इसके बाद अमीरों के लिए टिकट बेचे गए। एक खास समझौते के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों को बताया गया कि दुनिया खत्म होने वाली है और अगर वे बचना चाहते हैं तो इस जहाज में जगह खरीद सकते हैं। एक व्यक्ति की कीमत रखी गई 1 अरब यूरो। शुरुआत में कुछ लोग इसे मजाक समझे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भारी रकम देने में भी देर नहीं की। पैसे इकट्ठा होने के बाद दुनिया की सबसे कीमती चीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना शुरू हुआ। मोनालिसा जैसी अनमोल पेंटिंग से लेकर हर देश के संग्रहालयों की सबसे खास धरोहर तक। इन चीजों को ले जाने वाले लोगों को यह नहीं बताया गया कि इन्हें कहां ले जाया जा रहा है। वे इसे सिर्फ एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया समझ रहे थे। इस टीम में अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी लॉरा भी शामिल थी, जिससे यह साफ था कि इस मिशन की गोपनीयता कितनी कड़ी थी। अगर ध्यान से देखें तो यह पूरा प्रोसेस किसी बड़े प्रोजेक्ट जैसा लगता है। पहले योजना बनाना, फिर फंड जुटाना और आखिर में सब कुछ समेटकर भाग जाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सरकार का इंतजार नहीं किया। माया सभ्यता की भविष्यवाणी पर विश्वास करने वाले कुछ आदिवासियों ने जैसे ही साल 2012 आते देखा, उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली। उनका मानना था कि जब अंत निश्चित है तो इंतजार क्यों करना। इस घटना की खबर मीडिया में तेजी से फैली और साथ ही 2012 के अंत की भविष्यवाणी पर वैज्ञानिक बहस भी शुरू हो गई। उसी दौरान जैक्सन नाम का एक आम आदमी अपने घर में आराम से सो रहा था। तभी अचानक तेज कंपन हुआ और बाहर खड़ी गाड़ियों के अलार्म बजने लगे। जैक्सन घबरा कर उठा, घड़ी देखी और तुरंत तैयार होने लगा। तभी उसकी एक्स वाइफ केट का फोन आया, जो पूछ रही थी कि वह अब तक क्यों नहीं पहुंचा। जैक्सन एक साधारण लेखक था जिसकी किताबें बहुत कम बिकती थीं। इसी वजह से केट उसे छोड़कर एक प्लास्टिक सर्जन से शादी कर चुकी थी। अब जैक्सन एक ड्राइवर की नौकरी करता था ताकि महीने में एक बार अपने बच्चों को घुमाने ले जा सके। लेकिन आज जब वह घर से निकला तो उसकी अपनी गाड़ी खराब हो गई। बच्चों को निराश न करने के लिए उसने अपने बॉस की लग्जरी कार उठा ली। रेडियो पर अभी अभी आए भूकंप की खबर चल रही थी, लेकिन लोग इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे। जैक्सन भी इस बात को नजरअंदाज करते हुए
बच्चों को लेकर निकल पड़ा। तभी केट ने उसे कुछ डायपर दिए, जिससे वह हैरान रह गया, क्योंकि उसकी बेटी अब भी उनका इस्तेमाल कर रही थी। उसका बेटा भी उसे नाम लेकर बुलाता था, लेकिन जैक्सन ने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, समुद्र में अचानक एक भयंकर लहर उठी, जिसने किनारे खड़े एक बड़े जहाज को लगभग पलट ही दिया। अब यह साफ हो चुका था कि दुनिया के अंत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी बीच लॉरा को एक फोन आया। म्यूजियम के डायरेक्टर ने बताया कि वे सबको धोखा दिया गया है और जो कीमती कलाकृतियां भेजी गई थीं, वे गायब हो चुकी हैं। वह इस सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसकी मौत हो गई। यह भी चौंकाने वाली बात थी कि यह हादसा उसी जगह हुआ था जहां कभी प्रिंसेस डायना की मौत हुई थी। मीडिया में तरह तरह की बातें होने लगीं। गुस्से में लॉरा अपने पिता के पास जवाब मांगने पहुंची। उसी समय एड्रियन और एनेशियस राष्ट्रपति के साथ मीटिंग में थे। लगातार बढ़ते भूकंपों को देखते हुए एड्रियन ने अंदाजा लगाया कि प्रलय का दिन पहले ही आ सकता है, और यही सोचकर उसने एक नई योजना पर विचार करना शुरू किया। एड्रियन ने तय किया कि अब सीधे मौके पर जाकर जांच करनी होगी ताकि प्रलय का सही समय पता लगाया जा सके। लेकिन तभी अचानक लॉरा वहां आ पहुंची और तीनों की बातचीत बीच में ही टूट गई। मजबूरी में एड्रियन को वहां से निकलना पड़ा। इस समय व्हाइट हाउस के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। एड्रियन ने सुझाव दिया कि दुनिया के अंत की खबर जनता को बता दी जाए ताकि लोग मानसिक रूप से तैयार हो सके। लेकिन एंशियस के चेहरे पर साफ लिखा था कि वह इस बात को बेवकूफी समझता है। असल में अभी तक दुनिया खत्म होने का सटीक समय तय नहीं था, और अगर बिना पक्की जानकारी के यह खबर फैलाई जाती तो पूरी दुनिया में अराजकता फैल सकती थी। राजनीति की इन जटिल बातों को एड्रियन ज्यादा नहीं समझता था, इसलिए उसने आदेश मानते हुए तुरंत रॉयल पार्क की ओर रवाना होने का फैसला किया। उधर पहली बड़ी हलचल के बाद से ही रॉयल पार्क के मुख्य इलाके को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसी बीच चार्ली नाम का एक आदमी रेडियो पर दावा कर रहा था कि पार्क के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। वह लोगों से कह रहा था कि उसे फॉलो करें, क्योंकि वह लगातार लाइव अपडेट देता रहेगा। जैक्सन को ये सब बातें बकवास लगीं। वह अपने बच्चों को लेकर सरकार द्वारा लगाए गए बैरिकेड पार करके पार्क के अंदर चला गया। जब वे झील के पास पहुंचे तो एक अजीब नजारा देखने को मिला। झील पूरी तरह सूख चुकी थी और जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वह भी जमीन के अंदर से उठ रही गर्मी के कारण उबल रहा था। जैक्सन मजाक में सोच ही रहा था कि क्यों ना यहाँ गर्म पानी में नहा लिया जाए। तभी अचानक सेना वहां पहुंच गई और उन्हें पकड़ कर ले गई। शुरुआत में जैक्सन थोड़ा घबरा गया, लेकिन तभी एड्रियन वहां आया और उसने जैक्सन को पहचान लिया। जैक्सन को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका भी कोई फैन हो सकता है। दरअसल एड्रियन को जैक्सन की लिखी किताब बहुत पसंद थी, इसलिए उसने तुरंत आदेश देकर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद वह अपने बेस पर लौटा और भारतीय वैज्ञानिक के साथ मिलकर डेटा का विश्लेषण करने लगा। जांच में सामने आया कि जमीन के नीचे का तापमान हर घंटे 0.5 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है। इससे धरती की परतें अस्थिर होती जा रही थीं और अब यह साफ हो चुका था कि प्रलय कुछ ही दिनों, शायद घंटों की दूरी पर है। भारतीय वैज्ञानिक ने एड्रियन को सलाह दी कि अब देर करने का कोई मतलब नहीं है, तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह सुनकर एड्रियन भी सन्न रह गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा कि वह अपने पुराने दोस्त को नहीं भूलेगा और उनके परिवार को बचाने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसके बाद उसने एंशियस को फोन करके तुरंत लोगों को निकालने की व्यवस्था करने को कहा। इंसानों की बचने की आखिरी यात्रा अब शुरू होने वाली थी, लेकिन आम लोगों को इसमें शामिल होने का कोई मौका नहीं था। उधर पागल समझा जाने वाला चार्ली अब भी सरकार की हर हरकत पर नजर रखे हुए था, जबकि जैक्सन अपने बच्चों के साथ कैंपिंग का मजा ले रहा था। आम लोगों के लिए यह दिन अभी भी सामान्य लग रहा था, बस आसमान में उड़ते सरकारी विमानों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई थी। रात में बच्चों को सुलाने के बाद जैक्सन अपनी गाड़ी में बैठकर लिखने लगा। तभी उसने दूर चार्ली को फिर से लाइव स्ट्रीम करते देखा। वह उसके पास गया और पूछा कि आखिर वह इस दुनिया के अंत वाली बात पर इतना यकीन क्यों करता है। जवाब में चार्ली ने उसे एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में बताया गया कि प्राचीन समय में एंट पीपल नाम के लोग सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए थे। उनके कैलेंडर के अनुसार साल 2012 में एक भयानक आपदा आने वाली थी, जो हर 640,000 साल में एक बार होती है, जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच एक खास संतुलन बनता है। वीडियो की घटिया क्वालिटी देखकर जैक्सन को हंसी आ गई, लेकिन चार्ली ने समझाया कि धरती के केंद्र का तापमान बढ़ने से उसकी परतें हिलने लगेंगी, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी आएंगे और पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। जैक्सन को अब भी यह सब बकवास लग रहा था। उसका कहना था कि अगर सच में दुनिया खत्म होने वाली होती तो इसकी खबर हर जगह फैल चुकी होती, न कि चारों तरफ ऐसी अजीब सी खामोशी होती। इस पर चार्ली ने एक
डेथ लिस्ट दिखाई, जिसमें उन लोगों के नाम थे जो इस सच को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, और सभी की हत्या कर दी गई थी। अचानक चार्ली को उस लिस्ट में एक नाम पहचान में आया। वह शख्स कभी उसे लिखने के लिए आइडिया देता था। चार्ली ने बताया कि वह उसका फैन था और उसने उसे एक नक्शा भी दिया था जिसमें जहाज का जिक्र था। यह सुनकर जैक्सन ने सोचा कि यह सब पागलपन है। उसे अपने सरकार की सच्चाई अच्छे से पता थी। जब उसे यकीन नहीं हुआ तो चार्ली ने चिल्लाकर कहा कि सरकार गुप्त रूप से नोआ के जहाज के टिकट बेच रही है, लेकिन सिर्फ बिल गेट्स जैसे अरबपति ही इसे खरीद सकते हैं। उसने जैक्सन को चेतावनी दी कि अगर वह अपने परिवार के साथ जल्दी नहीं निकला तो सबके साथ मारा जाएगा। इसी बीच शहर में अचानक भूकंप आ गया। दरारें तेजी से फैलती हुई एक सुपरमार्केट तक पहुंच गईं, जहां केट अपने नए पति गॉर्डन के साथ बात कर रही थी। अचानक जमीन फट गई और दोनों अलग हो गए। अगले दिन जब जैक्सन ने यह खबर देखी तो वह तुरंत अपने बच्चों को उनके घर छोड़ने गया। केट से विदा लेकर वह वापस जाने ही वाला था कि तभी उसके बॉस का फोन आया। बॉस ने उसे आदेश दिया कि वह तुरंत उनके दोनों बेटों को एयरपोर्ट लेकर जाए और साथ ही उनके पालतू कुत्ते के लिए रेनकोट भी ले आए। असल में कुछ ही समय पहले एड्रियन ने दुनिया के नेताओं के सामने स्थिति साफ कर दी थी। धरती के पास अब 36 घंटे से भी कम समय बचा था। हालांकि अभी केवल 4 जहाज ही तैयार थे, फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुरंत निकासी शुरू करने का फैसला लिया। जिन अमीर लोगों ने टिकट खरीदे थे उन्हें बोर्डिंग का मैसेज मिलने लगा। उधर जैक्सन को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने बॉस के आदेश पर दोनों लड़कों को लेकर तेजी से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उन दोनों बिगड़ैल बच्चों ने मजाक मजाक में नोआ के जहाज का राज खोल दिया। पायलट ने तुरंत उन्हें चुप कराया, लेकिन तब तक जैक्सन को शक हो चुका था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और तभी चार्ली की लाइव स्ट्रीम एक बार फिर शुरू हो गई। एक बार फिर भयंकर भूकंप आता है। जमीन के नीचे फैलती दरारों को देखकर आखिरकार जैक्सन को सच्चाई समझ में आ जाती है। जब मौत सामने खड़ी हो तो भागना ही सबसे सही फैसला होता है। वह तुरंत एक छोटे विमान तक पहुंचता है और अपनी घड़ी देकर पायलट को रिश्वत देता है ताकि वह कुछ देर उनका इंतजार करे। इसके बाद वह अपनी एक्स वाइफ केट को फोन करता है और कहता है कि तुरंत बच्चों को लेकर तैयार हो जाए। लेकिन केट अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही थी, क्योंकि टीवी पर अभी भी यही बताया जा रहा था कि खतरा टल चुका है। तभी अगले ही पल हालात अचानक बदल जाते हैं। खुशकिस्मती से जैक्सन समय पर पहुंच जाता है और सबको जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहता है। अब पूरा कैलिफोर्निया अराजकता में डूब चुका था। जबरदस्त झटकों से पूरी धरती हिल रही थी, इमारतें गिर रही थीं, सड़कें फट रही थीं। जहां जहां जैक्सन जा रहा था वहां वहां सब कुछ तबाह होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद आपदा उसका पीछा कर रही हो। शहर में दहशत का माहौल था। सड़क पर बिखरी चीजें तक जानलेवा बन चुकी थीं। केट का नया पति गॉर्डन जैक्सन को हाईवे की तरफ जाने को कहता है, लेकिन अगले ही पल पूरी हाईवे ही टूटकर नीचे गिर जाती है और गॉर्डन की बोलती बंद हो जाती है। यह आपदा इतनी अचानक आई थी कि आम इंसानों को भागने का मौका भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जैक्सन हार मानने वालों में से नहीं था। वह हर मुश्किल को पार करते हुए अपने परिवार को बचाने के लिए आगे बढ़ता रहा, मगर हालात इतने खराब थे कि पूरा प्रशांत महासागर का प्लेटफॉर्म ही खिसकने लगा था और कई शहर समुद्र में समा चुके थे। आखिरकार जब वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिस पायलट से बात हुई थी वह विमान के पास ही मरा पड़ा है। अब समस्या ये थी कि जैक्सन को विमान उड़ाना नहीं आता था। ऐसे में केट को याद आता है कि गॉर्डन ने कभी फ्लाइंग की ट्रेनिंग ली थी। भले ही वह प्रोफेशनल न हो, लेकिन यही एक उम्मीद थी। मजबूरी में गॉर्डन को ही पायलट बना दिया जाता है। जैक्सन उसे बार बार जल्दी करने के लिए कहता रहता है, जिससे केट नाराज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वे खिड़की से बाहर देखते हैं सबकी हालत बदल जाती है। चारों तरफ तबाही का मंजर था। गॉर्डन किसी तरह विमान स्टार्ट करता है और ठीक समय पर उड़ान भर लेता है जब जमीन उनके नीचे से टूट रही होती है। इसके बाद वह बेहद खतरनाक तरीके से गिरते हुए शहर के बीच से विमान निकालता है। नीचे टूटती इमारतें, गिरती ट्रेनें और हर तरफ मलबा। उनके पीछे पूरा शहर तबाह हो चुका था। कुछ देर के लिए खतरे से बाहर आने के बाद केट जैक्सन से पूछती है कि उसे ये सब पहले कैसे पता चला। जैक्सन बताता है कि एक पागल आदमी चार्ली ने उसे ये सब बताया था। अब अगर जिंदा रहना है तो उसे ढूंढना होगा, क्योंकि उसी के पास नोआ के जहाज तक पहुंचने का नक्शा है। केट को ये सब बकवास लगता है, लेकिन गॉर्डन उन्हें बाहर देखने को कहता है, जहां पूरा महाद्वीप एक एक करके समुद्र में डूब रहा था। अब माया सभ्यता की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। इस बीच एक क्रूज शिप जो समुद्र में था वह पहली आपदा से बच गया। उस पर सवार लोग अब भी गाने बजाने में लगे थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनकी पूरी जिंदगी खत्म होने वाली है। उन्हीं में एड्रियन का पिता भी था। जब उसे बेटे का फोन आया और सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे दुखद बात यह थी कि एड्रियन ने अपने पिता के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था। बूढ़ा आदमी समझ गया कि
अब उसका अंत निश्चित है। उसने भारी दिल से अपने बेटे को अलविदा कहा, फोन काटा और एक आखिरी जाम मंगवाया, उस सुबह के नाम जो अब कभी नहीं आएगी। उधर जैक्सन और उसका परिवार गॉर्डन के साथ रॉयल पार्क पहुंचते हैं। जैक्सन गॉर्डन को ईंधन भरने के लिए कहता है और खुद अपनी बेटी के साथ चार्ली के कैंपर वैन की ओर भागता है, लेकिन चार्ली वहां नहीं था। वह पहाड़ी के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। नक्शा पाने के लिए जैक्सन को जोखिम उठाना पड़ा और वह पहाड़ पर चढ़ गया। उसने चार्ली से नक्शा मांगा, लेकिन चार्ली ने कहा कि आम लोग उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते। जैक्सन बार बार उससे नक्शा मांगता रहा, यहाँ तक कि उसने विमान में उसके लिए जगह देने का भी वादा किया, लेकिन चार्ली को बचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह आखिरी पल तक अपने दर्शकों को सब कुछ लाइव दिखाना चाहता था। उसकी इस दीवानगी को देखकर जैक्सन भी हैरान रह गया। तभी अचानक पूरी जमीन फिर से कांपने लगती है। जैक्सन देर नहीं करता और अपनी बेटी को लेकर वापस भागता है। दूसरी तरफ चार्ली की लाइव स्ट्रीम जारी रहती है और तभी एक भयानक विस्फोट होता है, जिससे आसमान में एक विशाल मशरूम क्लाउड बन जाता है। भयंकर झटके से चार्ली हवा में उछल जाता है, लेकिन वह फिर उठता है और उस आग के गोले की तरफ बढ़ता है। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ वह उस विस्फोट में समा जाता है, एक टूटते तारे की तरह खत्म हो जाता है। उधर जैक्सन अब भी भाग रहा था। चारों तरफ आग के गोले गिर रहे थे, जैसे कोई उन्हें निशाना बनाकर फेंक रहा हो। एक विस्फोट उनकी गाड़ी के पीछे लगता है, लेकिन किसी तरह वह गाड़ी अभी भी चल रही थी। आखिरकार वे वापस विमान के पास पहुंचते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, केट तुरंत अपनी बेटी को पकड़ लेती है, बिना जैक्सन की परवाह किए। जैक्सन गाड़ी में से नक्शा ढूंढने लगता है और जैसे ही उसे नक्शा मिलता है, जमीन उसके नीचे धंसने लगती है। गॉर्डन समझता है कि अब जैक्सन नहीं बचेगा और वह विमान लेकर उड़ने की सोचता है, लेकिन बच्चे साफ मना कर देते हैं। वे अपने असली पिता को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसी वक्त जैक्सन अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकल आता है, एक हाथ में नक्शा और दूसरे में उम्मीद। वह बिना पीछे देखे विस्फोटों के बीच दौड़ते हुए विमान की तरफ भागता है और ठीक उसी समय गॉर्डन विमान का इंजन पूरी ताकत से चालू कर देता है। पूरा विमान घने धुएं से घिर चुका था। जैक्सन बार बार चिल्ला रहा था, जल्दी करो। गॉर्डन किसी तरह कोशिश कर रहा था और आखिरकार आखिरी सेकंड में वे वहां से उड़ान भरने में कामयाब हो गए। गॉर्डन इस बात से बेहद खुश था कि वह सबको बचाकर निकाल लाया, लेकिन उसकी खुशी का कोई जवाब नहीं मिला। पीछे बैठे जैक्सन, केट और बच्चे नक्शा देखने में इतने मग्न थे कि जैसे गॉर्डन वहां है ही नहीं। उस पल गॉर्डन को महसूस हुआ कि वह इस परिवार में एक बाहरी इंसान जैसा है। जैसे ही जैक्सन ने नक्शा खोला, उस पर 5 बड़े अक्षर चमक रहे थे, गहरे लाल रंग में लिखे हुए, जो साफ साफ चीन की ओर इशारा कर रहे थे। ये वही जगह थी जहां नोआ का जहाज बनाया जा रहा था। अब जैक्सन को समझ आया कि चार्ली क्यों कह रहा था कि वहां पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास चीन जाने का कोई वीजा ही नहीं था। चोरी छिपे वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अगर उन्हें कोई बड़ा विमान मिल जाए तो शायद यह मुमकिन हो सकता था। उधर एड्रियन एक और कोशिश करता है। वह एनशियस से एक अतिरिक्त टिकट मांगता है ताकि अपने पिता को भी बचा सके, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो सुनता है कि एनशियस अपनी माँ से आखिरी बार बात कर रहा है। वह साफ कहता है कि उसने कभी अपने परिवार को बचाने का इरादा ही नहीं रखा। उसके हिसाब से उसकी माँ 19 साल की हो चुकी है और अब उसे बचाने के लिए समय और संसाधन बर्बाद करना बेकार है। इतना ही नहीं, वह एड्रियन को भी समझाता है कि हालात बहुत खराब हैं। दुनिया भर में भूकंपों ने तबाही मचा रखी है, धार्मिक मूर्तियां तक गिर चुकी हैं और लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। अगर इस समय दुनिया के अंत की सच्चाई बता दी गई तो लोग व्हाइट हाउस पर हमला कर देंगे। इसलिए सच को छुपाना जरूरी है, कम से कम तब तक जब तक सभी अमीर और ताकतवर लोग सुरक्षित जहाज तक न पहुंच जाएं। यह सुनकर एड्रियन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबको कमरे से बाहर भेज देता है और एनिशियस से अकेले बात करता है। एनिशियस साफ कहता है, लोग अमीरों से नफरत करते हैं और हम भी उसी वर्ग का हिस्सा हैं। अगर तुम्हें इतना ही दया आ रही है तो अपनी टिकट किसी और को दे दो। यह सुनकर एड्रियन चुप हो जाता है। तभी एक अधिकारी आकर खबर देता है कि रॉयल पार्क में विस्फोट हो चुका है और सिर्फ 7 घंटे में वह तबाही वॉशिंगटन तक पहुंच जाएगी। यानी सरकार के पास अब सच छुपाने के लिए सिर्फ 7 घंटे ही बचे थे। एनशियस तुरंत राष्ट्रपति को बुलाने जाता है और कहता है कि अब उन्हें तुरंत निकलना होगा, लेकिन राष्ट्रपति मना कर देता है। वह कहता है कि अब उसे अपने फैसलों पर पछतावा है और वह आखिरी समय में प्रार्थना करना चाहता है। साथ ही वह एड्रियन से अकेले में बात करने की इच्छा जताता है। एनशियस मन ही मन गुस्से से भर जाता है, लेकिन अपने पद की वजह से कुछ नहीं कर पाता और बाहर चला जाता है। अंदर राष्ट्रपति एड्रियन को अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपता है और कहता है कि वह अब सच्चाई दुनिया को बताएगा। कम से कम आखिरी समय में लोगों को सच जानने का हक है। लेकिन तब तक हालात बहुत बिगड़ चुके थे। शहरों में अराजकता फैल चुकी थी, यहाँ तक कि लास वेगास का एयरपोर्ट भी आधा तबाह हो चुका था। सरकार ने सभी फ्लाइट्स बंद कर दी थी।
जिससे हजारों लोग वहीं फंस गए थे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। ऐसे माहौल में सिर्फ सरकारी विमान ही उड़ान भर रहे थे। एड्रियन आखिर में विमान में चढ़ता है और राष्ट्रपति का संदेश लेकर आता है। एनशियस को कुछ शक होता है और तभी वह खुद को अमेरिका का नया सर्वोच्च नेता घोषित कर देता है। वह तुरंत आदेश देता है कि विमान उड़ाया जाए। एड्रियन इसका विरोध करना चाहता है, लेकिन वह खुद पहले ही नियम तोड़ चुका था। उसने अपने पिता को यह गुप्त जानकारी दे दी थी। अगर यह बात पूरी तरह सामने आ जाती तो उसकी हालत भी उस म्यूजियम डायरेक्टर जैसी हो सकती थी जिसे सच बताने की कोशिश में मार दिया गया था। एनशियस के डर से कोई कुछ नहीं बोलता और विमान उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लॉरा को आखिरकार व्हाइट हाउस से कॉल आता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि वह अब दुनिया को सच्चाई बताने वाले हैं। भले ही अब आम लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम वे अपने परिवार के साथ आखिरी पल बिता सकेंगे। लेकिन इस घोषणा से लोगों को ज्यादा सुकून नहीं मिला। डर और अफरा तफरी और बढ़ गई। हर कोई घबराया हुआ था। इसी अफरा तफरी के बीच जैक्सन को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसे अपना बॉस दिख जाता है। वह तुरंत उसके पास जाता है और उससे विनती करता है कि वह उसके परिवार को भी साथ ले जाए। शुरुआत में उसका बॉस मना कर देता है, लेकिन तभी उसका पायलट आकर बताता है कि उन्हें एक बड़ा यात्री विमान मिल गया है जिसे उड़ाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में एक बार फिर गॉर्डन को आगे धकेल दिया जाता है। गॉर्डन डर जाता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जैक्सन उसे जबरदस्ती आगे कर देता है। हाँ, ये कर सकता है, बहुत अच्छा पायलट है। अब जान बचाने के लिए सब लोग जल्दी जल्दी विमान में चढ़ जाते हैं। लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। गॉर्डन को यह तक नहीं पता था कि विमान का सही बटन कौन सा है। खुशकिस्मती से पायलट काफी अनुभवी था। वह अकेले ही 2 लोगों का काम कर रहा था और उसने किसी तरह विमान को रनवे से उड़ा दिया। उसके शांत और सटीक निर्देशों के चलते विमान सुरक्षित आसमान में पहुंच गया और सीधे चीन की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ चीन में अभी भी अजीब सी शांति थी। तिब्बत के एक मठ में एक बुजुर्ग गुरु एक युवा भिक्षु को समझा रहे थे कि हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वह भिक्षु ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका भाई नोआ के जहाज के निर्माण में काम कर रहा था और उसने पहले ही उसे खबर दे दी थी कि दुनिया खत्म होने वाली है। वह चाहता था कि उसका भाई अपने परिवार को लेकर बच जाए। गुरु उसकी परेशानी समझ गए और उसे एक गाड़ी की चाबी देकर बोले कि वह अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जाए। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसके दादा दादी ने जाने से मना कर दिया। उनके लिए अपनी मिट्टी छोड़ना असंभव था। यह भाव उनके अंदर गहराई से बसा हुआ था। उधर आसमान में उड़ रहे जैक्सन और उसका परिवार अब भी उम्मीद और डर के बीच झूल रहे थे। जैक्सन को पता था कि अगर वे चीन पहुंच भी गए तब भी बिना टिकट उन्हें जहाज में जगह नहीं मिलेगी। यूरी ने साफ कहा कि टिकट बहुत महंगे हैं और वह उनकी मदद नहीं कर सकता। इसी बीच पायलट ने बताया कि ईंधन कम है, इसलिए उन्हें हवाई द्वीप पर उतरना पड़ेगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। हवाई, जो कभी स्वर्ग जैसा था, अब नरक बन चुका था। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, लावा बह रहा था और पूरा समुद्र लाल चमक से भर गया था। यह देखकर पायलट पूरी तरह टूट गया, क्योंकि अब ईंधन खत्म होने वाला था और उन्हें मजबूरी में समुद्र में ही उतरना पड़ सकता था। लेकिन हालात वहां भी सुरक्षित नहीं थे। सबसे पहले जापान तबाही का शिकार बना, फिर वॉशिंगटन में भी आपातकाल घोषित हो गया। व्हाइट हाउस शरणार्थी शिविर बन गया था और राष्ट्रपति खुद लोगों की मदद कर रहे थे। तभी एक और भूकंप आया और वॉशिंगटन स्मारक गिर गया। इसके साथ ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। इसके बाद आपदा ने एक विशाल चर्च को भी निगल लिया, जो मानव सभ्यता का प्रतीक था। धरती की परतें लगातार खिसक रही थीं, जिससे पूरी दुनिया में सुनामी आने लगी। समुद्र किनारे के सभी शहर और जहाज तबाह हो गए। एक जहाज पर मौजूद लोग, जो अभी तक अनजान थे, अचानक मौत के सामने खड़े हो गए। एड्रियन के पिता भी वहीं थे। आखिरी समय में उन्होंने अपने बेटे से बात की, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। विशाल लहरों ने पूरे जहाज को निगल लिया। फिर वही लहरें आगे बढ़ीं और वॉशिंगटन पर टूट पड़ी। अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति भी अपने ही जहाज के नीचे दबकर मारे गए। पूरी दुनिया का संचार तंत्र बंद हो गया। एड्रियन ने एनशियस को बताया कि कुछ ही घंटों में 1500 मीटर ऊंची लहरें श्यूमिंग घाटी तक पहुंच जाएंगी और पृथ्वी का संतुलन बदल जाएगा। यहाँ तक कि नए ध्रुव भी बन सकते हैं। लेकिन जैक्सन के लिए यह एक मौका था। धरती की हलचल के कारण वे तिब्बत के और करीब आ गए थे। आखिरी सेकंड में उनका विमान वहां उतर गया। पायलट ने सबको पहले बाहर निकलने को कहा और खुद पीछे रहकर दरवाजा खोलने लगा। उसकी इस बहादुरी ने सबको भावुक कर दिया। सभी लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और सब घबरा गए। तभी यूरी आगे आया और खुद इंजन चालू कर दिया। जैक्सन हैरान रह गया, लेकिन समय कम था। जैसे ही वे वहां से निकले, पीछे विमान गिरकर नष्ट हो गया और पायलट भी उसके साथ ही खत्म हो गया। कुछ ही देर में एक चीनी सैन्य विमान वहां आया। सभी ने मदद मांगी, लेकिन उनसे टिकट दिखाने को कहा गया। यूरी ने तुरंत अपना टिकट दिखाया और अपने परिवार के साथ चढ़ गया, लेकिन उसकी प्रेमिका को वहीं रोक दिया गया, क्योंकि उसके लिए टिकट नहीं था। वह औरत वहीं टूट गई। यह दृश्य दिखा रहा था कि इस दुनिया में अमीरों को ही जीने का हक मिला है। यहाँ तक कि उनके पालतू जानवर भी बच सकते थे, लेकिन गरीब लोग बस किस्मत के भरोसे थे। इसी दौरान एनशियस को खबर मिली कि तीसरा जहाज खराब हो गया है और अब कुछ अमीर लोग भी उसमें नहीं जा पाएंगे। यानी जिन्होंने पैसे दिए थे वे भी
अब मर सकते हैं। उधर एड्रियन को एक कमरे में रखा गया जहां वह अकेला था। उसे लगा कि इतनी बड़ी आपदा में भी जगह की बर्बादी हो रही है जहां एक कमरे में कई लोगों को बचाया जा सकता था। तभी उसका फोन बजा। वह भारतीय वैज्ञानिक था। उसने बताया कि सरकार ने उसे बचाने के लिए कोई मदद नहीं भेजी और वह अब अकेला मौत का सामना कर रहा है। फोन पर उसकी चीखें सुनकर एड्रियन टूट गया। वह तुरंत कंट्रोल रूम में गया और स्क्रीन पर देखा 1500 मीटर ऊंची लहरें उनकी ओर बढ़ रही थीं और उनके पास अब 6 घंटे से भी कम समय था। उधर एनशियस ने तुरंत मीटिंग बुलाई और कहा कि जहाज को जल्दी शुरू किया जाए। जो लोग नहीं चढ़ पाए उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दिया जाए। इसी बीच जैक्सन का परिवार एक भिक्षु की मदद से श्यूमिंग घाटी की ओर बढ़ रहा था। जब वे पहुंचे तो गार्ड ने कहा कि इतने लोगों को अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन केट ने विनती की, यहाँ तक कि उसने पैर पकड़ने तक की बात कह दी। आखिरकार गार्ड मान गया और सबको अंदर जाने दिया। दूसरी तरफ यूरी को पता चला कि जहाज जल्द ही रवाना होने वाला है। उसने गार्ड को मार गिराया और बाकी लोगों के साथ अंदर भाग पड़ा। अब सुनामी के टकराने में सिर्फ 17 मिनट बचे थे। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। जैक्सन और उसका परिवार एक पाइप के रास्ते जहाज के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके सामने कई अमीर लोग भी फंसे हुए थे जो अब बेबस होकर मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी जैक्सन को अपना कुत्ता दिखा। वह उसे आवाज देता है और किसी तरह वह भी अंदर पहुंच जाता है। जाते जाते वह यूरी को इशारा भी करता है। उधर एड्रियन कंट्रोल रूम में बैठा यह सब देख रहा था। वह उन लोगों को देख रहा था जिन्हें बाहर छोड़ दिया गया था और जो अब मौत का इंतजार कर रहे थे। एड्रियन जब मॉनिटर पर उन लोगों को देखता है जो बाहर मौत का इंतजार कर रहे थे तो उसका दिल पसीज जाता है। वह तुरंत आदेश देता है कि कम्युनिकेशन चैनल खोला जाए। अब वह सीधे दुनिया के नेताओं से बात करेगा। उसकी भावुक अपील सुनकर वहां मौजूद सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं और आखिरकार फैसला लिया जाता है कि दरवाजे खोल दिए जाएंगे ताकि उन बेगुनाह लोगों को भी अंदर आने दिया जा सके। जैसे ही यह खबर फैलती है, लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उम्मीद की एक किरण आखिरकार दिखाई देने लगती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही जहाज का गेट खुलता है, एक आदमी के हाथ का औजार गिरकर गियर में फंस जाता है और वह खुद भी गॉर्डन के साथ नीचे गिर पड़ता है। अब उन्हें बचाने की जिम्मेदारी जैक्सन पर आ जाती है। पूरी ताकत लगाकर वह गॉर्डन को ऊपर खींच लेता है। दूसरा आदमी भी किसी तरह बच जाता है, लेकिन गेट बंद होने लगता है और वे लगभग उसके नीचे दबने ही वाले होते हैं। तभी गियर में फंसा वही औजार काम आ जाता है और गेट को जाम कर देता है, जिससे वह पूरी तरह बंद नहीं हो पाता। लेकिन इस बीच लोग बिना रुके जहाज के अंदर भागते जा रहे थे। अब तक समुद्र की विशाल लहरें पहाड़ों को पार कर चुकी थीं और सीधे मानवता की आखिरी उम्मीद उस जहाज की ओर बढ़ रही थी। उसी समय मंदिर का बुजुर्ग गुरु उठता है और अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी बार घंटी बजाता है, मानो पूरी दुनिया के लिए अंतिम चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही लहरें सब कुछ निगलने लगती हैं, यूरी अपनी पूरी ताकत से अपने बेटे को जहाज के अंदर फेंक देता है। उसका यह बलिदान दिल छू लेने वाला था। दूसरी तरफ जैक्सन और उसकी टीम लगातार कोशिश करते हुए गेट को ठीक करने में लगे थे, लेकिन उनकी कोशिशों से जहाज खुद खतरे में पड़ गया। एड्रियन जब यह सब देखता है तो जैक्सन के हौसले से प्रभावित होकर उसकी मदद के लिए लोगों को भेजता है। एनशियस इस स्थिति से परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि इतने लोगों को बचाने की कोशिश ही सबको खतरे में डाल रही है। इसी बीच विशाल समुद्री लहरें छूमिंग घाटी के एयरपोर्ट को तबाह करती हुई जहाज तक पहुंच जाती हैं। हालांकि जहाज का ढांचा पहली टक्कर को झेल लेता है, लेकिन खुला गेट बड़ी समस्या बन जाता है। पानी तेजी से अंदर घुसने लगता है। अब जैक्सन और उसकी टीम सचमुच आपदा के साथ ही जहाज के अंदर फंस चुके थे। एड्रियन खुद भी उनकी मदद के लिए जोखिम उठाते हुए जहाज के पीछे वाले हिस्से में पहुंचता है। तभी दूसरी लहर भी आ धमकती है। तेज बहाव में फंसा विमान जहाज से टकराता है और जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है। वह बहते बहते एक चट्टान की ओर बढ़ने लगता है। हर तरफ डर और निराशा का माहौल फैल जाता है। तभी एड्रियन जैक्सन को बताता है कि अगर जहाज का गेट तुरंत ठीक नहीं किया गया तो पूरा जहाज सीधे पहाड़ से टकरा जाएगा और सबकी मौत हो जाएगी। अपने परिवार को बचाने के लिए जैक्सन बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। वह जल्दी ही उस जगह पहुंच जाता है जहां गियर फंसा हुआ था और उसे ठीक करने लगता है। इसी दौरान उसका बेटा भी वहां आ जाता है। दोनों मिलकर समस्या को समझते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। आखिरी सेकंड में टक्कर से ठीक पहले जैक्सन केबल खींचकर गेट को बंद करने में कामयाब हो जाता है। कप्तान तुरंत जहाज को पीछे लेने का आदेश देता है। हालांकि जोरदार टक्कर से जहाज एक बर्फीली चट्टान से टकरा जाता है, लेकिन किसी तरह वह संभल जाता है और नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। जब हालात थोड़े शांत होते हैं तो सबको एहसास होता है कि जैक्सन दिखाई नहीं दे रहा है। हर कोई घबरा जाता है। लोग कहते हैं, हाँ, उसने नियम तोड़े थे, लेकिन उसी ने हमारी जान भी बचाई है। वह हमारा हीरो है। कुछ
देर बाद सबकी निगाहें पानी पर टिक जाती हैं और फिर अचानक जैक्सन पानी से बाहर आता है। उसका परिवार दौड़कर उसे गले लगा लेता है। कई लोग खुशी से रो पड़ते हैं क्योंकि सच में अगर वह न होता तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। आखिरकार सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत होती है। एड्रियन को भी उसका प्यार मिल जाता है और जहाज तमाम नुकसान के बावजूद बच जाता है। जब जहाज का दरवाजा खुलता है तो लंबे समय बाद सूरज की रोशनी अंदर आती है। सब लोग मिलकर एक नई दुनिया का स्वागत करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक आपदा की नहीं बल्कि इंसानियत की भी है। फिल्म दिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, इंसान के अंदर की अच्छाई, त्याग और एक दूसरे की मदद करने की भावना ही उसे बचा सकती है। जैसे जैक्सन आखिर में अपनी बेटी से कहता है, अब सब कुछ फिर से शुरू होगा। लेकिन असली घर वही होता है जहाँ अपने लोग साथ हों।